गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने होम साइंस बीए सेकेंड ईयर की क्लास लेके आई हूँ। हम 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका टॉपिक रहेगा वस्त्र उपयोगी रेशों का परीक्षण। इससे पिछली क्लास में हमने वस्त्र उपयोगी रेशों के परीक्षण के अंदर बाहरी आकृति परीक्षण पढ़ा था। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, यानी कि किस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से हम वस्त्रों के परीक्षण करते हैं। सबसे पहले अगर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अगर हम परीक्षण करने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि वस्त्र का रेशे को निकाल लिया जाए, यानी कि सबसे पहला वस्त्र से रेशा निकालना ज़रूरी रहता है। अब इस रेशे को निकालने के बाद में अगली जो प्रक्रिया रहती है वो रहती है कि वस्त्र को भिगोना। निकालने के बाद में रेशे को 5 मिनट के लिए पानी में भिगो दे। अब भिगोने के बाद में ये रहता है कि उसको रेशे पर 10% तक ग्लिसरीन के घोल की एक बूंद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। यानी कि जो रेशा लिया है हमने रेशे पर 10% ग्लिसरीन की बूंद लगाना। अब इसको रेशे पर 10% ग्लिसरीन की घोल की एक बूंद डाल देंगे। उसके पश्चात इसको एक जो साफ सुथरी स्लाइड पर रखने के पश्चात ये किया जाता है। यानी कि सबसे पहले हमने वस्त्र में से रेशा निकालने के पश्चात उसको 5 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रखा। फिर रेशे पर 10% ग्लिसरीन की बूंद डाली और उसको एक साफ सुथरी स्लाइड पर कवर स्लिप डालकर हमने लगा कर रखा। अब उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखेंगे। ये सारी प्रक्रिया रहती है सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के समय, हमें इन सभी चरणों से निकलना रहता है। अब सबसे पहले हम लेते हैं जो हमारे पास में रेशा आता है वो है कपास का। कपास का रेशा अगर देखा जाए तो परिपक्व और अपरिपक्व अवस्था में दोनों ही समान उसको देखा जाए तो दोनों समय में उसकी जो बनावट रहेगी वो अलग रहती है। ये सारे 5 पॉइंट को हमको ध्यान में रखते हुए उसका परीक्षण करते हैं। तो उस परीक्षण के आधार पर जो कपास में बनावट देखी गई वो हम बताएंगे, अभी यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला हमने लिया इसके अंदर कपास में अगर देखा जाए तो परिपक्व और अपरिपक्व दोनों ही अवस्था में इसके जो बनावट है वो अलग दिखाई देती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसमें अगर अपरिपक्व अवस्था में यह जो होता है गोलाकार नली के समान रहता है। उस नली के अंदर एक पतली सी बेलनाकार नली और पाई जाती है, या नली का कह सकते हैं जिसको, यानी कि यहाँ पर एक नली नुमा संरचना है इसकी, ये बेलनाकार रहता है। इसके अंदर एक पतली सी नलीनुमा सूक्ष्म नलिका रूपी संरचना एक और दिखाई देती है जो कि इसके अंदर पाई जाती है। अब इस नली के अंदर एक तरल भरा रहता है जिसको कहा जाता है सेप। जैसे जैसे ये अपरिपक्व अवस्था के अंदर रहता है, जैसे ही ये परिपक्व अवस्था के अंदर आएगा ये जो तरल है सेप ये जो है पूरी तरीके से सूख जाएगा। और ये ठोस रूप ग्रहण कर लेता है और नलिका जो होती है उसके पश्चात ये अपरिपक्व में तो ये नलिका दिखाई देती है, लेकिन परिपक्व अवस्था में आने के बाद में ये नलिका दिखनी बंद हो जाती है। परिपक्व रेशा अगर देखा जाता है तो चपटा होता है, खुरदुरा होता है और बल खाते रिबन के समान होता है। अब इसका जो रेशा है ये चपटा है, रिबन के समान है, लेकिन इसमें एक ऐंठन गुण बहुत अच्छा पाया जाता है। इसलिए इसके रेशे अगर छोटे होने के पश्चात भी, यानी कि कपास के रेशे छोटे होते हुए भी उनको जब ऐंठन दी जाती है, एक दूसरे पर लपेटा जाता है, तो वो बहुत ही मजबूती से जुड़ जाता है और एक बड़े रेशे के रूप में वो दिखाई देना शुरू हो जाता है।
अब अगर देखा जाता है तो जैसे कपास का रेशा जो है ऐंठन देने के समय इसमें एक अलग सा गुण दिखाई देता है। ये इस तरीके से इसकी एक संरचना पाई जाती है। ये हो गई कपास की सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से संरचना। यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर देखें तो इसकी समान जो है बल खाते हुए दिखाई देती है। इस तरीके से यहाँ पर ये घुमा हुआ रहता है। फिर आ जाता है हमारे पास में दूसरा जो रेशा है वो है लीनन। लीनन का रेशा है सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर अगर हम देखें तो इसका रेशा जो है सीधा होता है, लंबा होता है, सीधा दिखाई देता है और साथ ही उसमें बीच बीच में बांस के समान गांठें पाई जाती है। यानी कि इसका जो रेशा है वो एकदम सीधा तो है लेकिन इसमें बीच बीच में बांस के अंदर जो गांठें पाई जाती है वैसे इस तरह की इसके अंदर संरचना पाई जाती है। ये हम कह सकते हैं कि लीनन का जो रेशा है इसमें ये गांठे नुमा संरचना पाई जाती है। साथ ही अगर देखा जाए तो इसका जो बीच वाला भाग होता है वो बीच में से बेलनाकार रहता है लेकिन ऊपरी भाग पर ये जाते जाते थोड़े से चपटे हो जाते हैं और नुकीले स्तर पे दिखाई देते हैं। ये इनका धागों का व्यास भी सभी जगह एक समान नहीं होता है, बीच में से मोटे होते हैं और कई किनारों से ये पतले दिखाई देते हैं। सिरे पर इनको जैसे नुकीले भी कहा जा सकता है लेकिन इनकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये सीधे होते हैं, चिकने होते हैं, चमकीले रहते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा रेशा और आ जाता है ऊन। ऊन का अगर रेशा देखें सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर ऊन के रेशे की अगर बनावट देखी जाती है तो उसकी जो बनावट है वो खुरदुरी दिखाई देती है, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है और बल खाती हुई दिखाई देती है। यानी कि ऊन के जो रेशे हैं बहुत ही बारीक होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए उनके रेशों की जो बनावट देखने पर बल खाते हुए दिखाई देती है। दोनों सिरे जो होते हैं उसके नुकीले दिखाई देते हैं और इसकी रचना भी ना अलग अलग देखने को मिलती है, बहुकोशिकीय होती है और जिसको तीन तरह की कहा जा सकता है, जिसमें पहली जो होती है उसमें शल्कनुमा संरचना पाई जाती है, दूसरी में कॉर्टेक्स पाया जाता है और तीसरी में मेडुला स्तर से निर्मित रहती है। यानी कि ऊन की अगर संरचना हम देखें, ऊन के अंदर इस तरह की संरचना पाई जाती है। ये जो संरचना है वो शल्कनुमा पाई जाती है। यहाँ पर ये ऊन की संरचना सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रहेगी। फिर आ जाता है हमारे पास में रेशम। रेशम सभी जानते हैं कि रेशम का रेशा लंबा रहता है, सीधा होता है, समांतर होता है और रेशम का जो एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये रहती है कि इसमें बीच में कई जगह पर ना चिपकने वाला पदार्थ भी पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो है लार से बना हुआ रहता है। इसके बीच में चिपकने वाला पदार्थ पाया जाता है जो कि इसको जगह जगह से जोड़ता है। रेशम का रेशा जो है रेशे की लंबाई में, व्यास में सभी जगहों से एक समान दिखाई देता है। इसकी बनावट बहुत ही सुंदर होती है क्योंकि एकदम सीधा समांतर रेशा है। जितना इसके जितना लंबा कोई भी प्राकृतिक रेशा अभी तक उपस्थित नहीं है। ये हो गई रेशम की बनावट, जिसमें अगर रेशम की बनावट ध्यानपूर्वक देखी जाए तो ये सीधा रहता है, समांतर रहता है और बिल्कुल एकदम लंबाई में सबसे ज़्यादा अगर जो लंबाई वाला रेशा है वो रेशम का ही रेशा रहता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में रेयॉन। रेयॉन का जो रेशा है वो रेशा गोलाकार, चिकना, शीशे की छड़ के समान रहता है। उसमें रेयॉन के रेशे में किस्म के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें भी कई तरह की इसमें अलग अलग बनावट देखी जा सकती है। इनकी जो बनावट रहती है उसमें कई सूक्ष्म नलिकाएं वगैरह, धारीदार लाइनें इसमें दिखाई देती हैं। ये रेयॉन की बनावट कही जा सकती है इसमें। उसके अलावा जैसे कि नायलॉन है, नायलॉन में भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर देखने पर रेशा कांच के छड़ के नुमा दिखाई देता है।
गोल होता है, महीन होता है, पतला होता है, बारीक होता है, चिकना होता है, चमकदार भी कहा जा सकता है या अर्धपारदर्शक कहा जा सकता है। ये नायलॉन और रेयॉन की जो क्वालिटी है लगभग समान देखने को मिलती है। ये छड़नुमा होते हैं और इसमें देखने को चिकने रहते हैं, पारदर्शक भी रहते हैं ये। तो आज हमने जो सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के आधार पर जो वस्त्रों की बनावट, रेशों की बनावट पढ़ी, उसमें लिनन, सबसे पहले हमने पढ़ा था कपास के बारे में। कपास जो होता है एंठन खाते हुए, बल खाती हुई संरचना उसकी पाई जाती है इस तरीके से। इस तरह की इसकी संरचना कही जा सकती है। इसमें अगर अपरिपक्व अवस्था में देखें तो बीच में एक सूक्ष्म नलिका भी पाई जाती है जो कि परिपक्व अवस्था में आने पर नहीं देखने को मिलती है। ये सबसे पहली संरचना हमने पढ़ी कपास के बारे में। सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर इनकी बनावट इस तरीके से दिखाई देती है। दूसरी जो अवस्था थी वो थी लिनन की, जिसमें बीच बीच में गांठें देखने को भी मिलती हैं। तीसरी अवस्था थी ऊन की, जिसमें शल्कनुमा संरचना पाई जाती है, यानी कि ये शल्क रहते हैं जो कि एक दूसरे से खांचे में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तीसरी हमने देखी थी अवस्था रेशम की, जिसमें बिल्कुल लंबा सुंदर रेशा दिखाई देता है। रेयॉन और नायलॉन के रेशे लगभग समान दिखाई देते हैं, जिसमें पारदर्शक होते हैं, छड़नुमा रहते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास तीसरा परीक्षण आता है वो है रासायनिक परीक्षण। रासायनिक परीक्षण दो तरीके से लिया जा सकता है। दो रूपों में देखा जाता है, जिसमें सबसे पहला अगर देखा जाए तो अम्ल के आधार पर, और दूसरा अगर देखा जाए तो वो क्षार के आधार पर हो जाएगा। यानी कि विभिन्न वस्त्रों पर अम्ल का प्रभाव देख सकते हैं और क्षार का प्रभाव हम देख सकते हैं। इसके लिए अगर हम सबसे पहला रेशा लेते हैं वो आ जाएगा कपास का रेशा। सबसे पहले हम उपयोग करेंगे अम्ल का प्रभाव। अम्ल का प्रभाव हम सबसे पहले लेते हैं कपास के रेशे पर। कपास के रेशे पे अगर देखा जाए कि अम्ल को अगर डाला जाता है तो ये इसके रेशे पहले रंगहीन हो जाते हैं और बाद में अगर देखा जाता है तो अम्ल में ही पूरी तरीके से घुल जाते हैं। यानी कि अम्ल का प्रभाव डालने पर रंगहीन हो जाता है और बाद में अम्ल में घुल जाते हैं। वैसे ही अगर लिनन पे देखा जाता है तो इनका जो लिनन है उसमें भी प्रभाव रहेगा, तो लिनन भी रंगहीन हो जाएगा। रंगहीन यानी कि रंग खराब हो जाएगा। और उसके अलावा अगर देखा जाता है तो इसके जो रेशे हैं वो धीरे धीरे अम्ल में घुलते हैं, एकदम से नहीं घुलते हैं, यानी कि ये भी अम्ल में घुल जाते हैं। इसके बाद हम तीसरा रेशा देखते हैं, रेशम। रेशम का रेशा जो होता है सांद्र अम्ल के घोल में अगर देखा जाता है तो शीघ्रता से घुलते हैं, लेकिन तनु अम्ल का जो घोल रहता है उसमें धीरे धीरे घुलते हैं। सांद्र अम्ल लेते हैं तो जल्दी घुल जाता है और तनु अम्ल में धीरे धीरे घुलने लगते हैं। उसके बाद है ऊन। तो ऊन के रेशे घुलते नहीं हैं, बल्कि ये जो रेशे अम्ल के संपर्क में आने पर जो इसका रेशा है वो फूल जाता है। फिर आता है हमारे पास में क्षार का प्रभाव। तो क्षार अगर देखते हैं तो क्षार का प्रभाव जिसमें कपास पे अगर देखा जाता है तो कपास का रेशा प्रत्येक रूप से उसमें कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता है, लेकिन इसके रेशे जो होते हैं धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। और लिनन है तो लिनन पर भी प्रत्यक्ष रूप से क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है
ऊन के रेशे चिकने हो जाते हैं अगर देखा जाए क्षार के अंदर डालने पर, और तीव्र क्षार में अगर देखा जाए तो ये घुल जाते हैं, और तनु क्षार के घुल में इनका रंग जो होता है वो खराब हो जाता है। यानी कि अगर क्षार का प्रभाव देखा जाए ऊन के साथ में अगर देखा जाता है तो पहले में अगर देखते हैं ऊन के साथ में अगर क्षार डाली जाती है तो ऊन के रेशे चिकने हो जाते हैं, तीव्र क्षार में तो घुल जाते हैं, और तनु क्षार जो होती है उसमें इसका रंग खराब हो जाता है, इसमें तो घुल जाते हैं और तनु क्षार में रंग खराब हो जाता है। उसके अलावा अगर देखा जाए रेशम के रेशे जो हैं वो पहले पतले हो जाते हैं और धीरे धीरे घुलकर पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। ये रेशम पे प्रभाव है। और नायलॉन अगर देखा जाए तो नायलॉन का रेशा ऐसा होता है जो कि किसी भी प्रकार से क्षार में प्रभावित नहीं रहता है, यानी कि जैसा रेशा है वैसा का वैसा ही हमेशा ये बना रहता है, उसमें कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारा जो 4th चैप्टर है वो यहीं पूरा फिनिश होता है, जिसमें अभी तक हमने जो पढ़े थे परीक्षण, उसमें भौतिक परीक्षण पढ़े, सूक्ष्मदर्शी यंत्र परीक्षण पढ़े और रासायनिक परीक्षण पढ़े। रासायनिक के अंदर हमने अम्ल और क्षार का प्रभाव विभिन्न वस्त्रों पर पढ़ा। तो ये हमारा चैप्टर यही पूरा होता है। अगला जो हम चैप्टर शुरू करेंगे इसके बाद में अगली जो हमारी नई क्लास आएगी उसमें जो हमारा 5th चैप्टर रहेगा वो रहेगा कपास, यानी कि वानस्पतिक रेशा कैसे प्राप्त होता है, उसकी खेती कैसे की जाती है, उसके कपास के रेशे की विशेषताएं वगैरह क्या होती है, वो हम अगली क्लास में आगे की ओर पढ़ेंगे।